हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर है। यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर हमने पूरी एक्ट पर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सारे ही वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कोई भी फील्ड में हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अगर आपके प्रोफेशनल कोर्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है तो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज मेक नोट ऑफ दिस कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस बहुत सारे पार्ट्स में बनाए हैं। तो आप जो भी पर्टिकुलर पार्ट देख रहे हैं उसके पहले के जितने भी प्रीवियस पार्ट्स हैं, आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देखिए। हमेशा मेरे सारे वीडियोस जो भी यूट्यूब पर अलग अलग एक्ट के ऊपर अवेलेबल है सीक्वेंस में देखिए, सो दैट आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी तरह से होगा। हर कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। श्योर अबाउट दिस? ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कस करेंगे और फ्री कंसेंट पर डिस्कस करेंगे एंड स्पेसिफिकली लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे एंड वॉइड एग्रीमेंट्स पर डिस्कस करेंगे। ये पूरे यूनिट 3 पर मैं 4 पार्ट्स बनाने वाला हूं, तो एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मैं ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पर बना रहा हूं। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए, विदाउट नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, क्विकली वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन है वो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्शन 10 ने, आपको मालूम है हमने पहले ही सेक्शन 10 विच इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा है कि दो लोगों के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट हो, दो ऐसा एग्रीमेंट जो बाद में कॉन्ट्रैक्ट बने, होने के लिए 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट इज द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो कंपीटेंट होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। सेकंड, उनकी मर्जी से होना चाहिए, फ्री कंसेंट, जोर जबरदस्ती से एग्रीमेंट पर साइन ना कराया जाए। थर्ड, एग्रीमेंट जिसकी चीज के लिए हो रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के लिए हो रहा हो, उसमें लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब जो आप एक दूसरे को दे रहे हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। एंड फोर्थ, लॉ के तहत ये कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आप जो कर रहे हैं वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड ना हो। अगर वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड है तो ऐसे एग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस? तो ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सबसे पहले आज हम कर रहे हैं वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले यू शुड बी एलिजिबल। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपीटेंट है या इनकम्पिटेंट है, एलिजिबल है या नहीं है, क्वालिफाइड है या नहीं है, ये सारी ही बातें सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा है एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कहेंगे सर एवरी पर्सन मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, उन्होंने कहा है एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ यू आर एन एज ऑफ मेजोरिटी। और मेजोरिटी का मतलब ये तो क्लियर हो गया कि माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब अगर मैं 17 ईयर्स का हूं, मेरा अभी बर्थडे हुआ है एंड 17 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड, तो क्या मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता? नहीं, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नजर में वॉइड होगा। सर वॉइड का मतलब तो वो मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी 0 वैल्यू है। यस, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा। मतलब ये आज पहले क्लियर हो गया कि माइनर्स कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, माइनर्स के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। आप तभी एलिजिबल है अगर आप एक मेजोरिटी है, एक मेजर पर्सन है। सेकंड है यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब आप अपने होशो आवाज में हैं, आप केपेबल हैं अपने आप के लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको समझता है। आपका एग्रीमेंट के वक्त
दिमाग सही ठिकाने पर है, आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पर साइन करने पर आपके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, यू नो द प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको पता है। एंड द थर्ड इज who is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। मतलब बाय लॉ भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं तो ऐसे पार्टीज जो कि इम्प्रिजनमेंट है, मतलब दे आर बीन डिक्लेयर्ड एज कन्विक्टेड, उन लोगों के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर हमें पहले क्लियर हो गया कि फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट माइनर नहीं चलेगा। अगर आप मेजर हैं लेकिन आप अनसाउंड माइंड के हैं, आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, यू आर अ लुनैटिक, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। या तो लेट अस से आप मेजर भी हैं, साउंड माइंड के भी हैं, लेकिन टाइम बीइंग के लिए बाय एनी लॉ यू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। इसका मतलब ये क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यू शुड बी अ मेजर, you should have a sound mind, and you should not be disqualified from contracting any contract। Sure। अब हम ये तीनों को ही बारी बारी से भी इन डेप्थ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजोरिटी। सो इन इंडिया अगर हम बात करें, द एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, और यहां पर लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, अगर उसे मेजर घोषित करना है तो ही शुड कंप्लीट 18 years of age। उसके पहले आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। द एज ऑफ मेजोरिटी इज 18 years। अ पर्सन लेस देन एन एज इवन बाय अ डे, एक भी दिन अगर 18 years में कम है तो यू विल बी कंसिडर्ड एज माइनर और आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब लेट अस से अगर एक माइनर के साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो इसके रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बड़े ध्यान से समझना है। बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने माइनर के साथ समझ लीजिए एग्रीमेंट कर दिया तो फिर उसकी क्या पोजीशन, आपकी क्या पोजीशन, उसके क्या अधिकार, आपके क्या अधिकार, उसके क्या ऑब्लिगेशंस, आपके क्या ऑब्लिगेशंस, हम सारी बातें यहां पर देखेंगे। तो लेट अस से सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो पहला पॉइंट कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब आप समझ ही गए होंगे, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये इसने कभी लॉ में अपनी कोई वैल्यू बनाई नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप ये केस लॉ यहां पर देख सकते हैं कि धर्मोदास एक माइनर था जिसने एक एग्रीमेंट, एक मॉर्गेज का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया 20,000 का, जहां पर उसने झूठ बोला कि मैं मेजर हूं और सामने वाले से 8,000 रुपए, जो कि एक मॉर्गेज ही था जिसने पैसे दिए थे, वो दिए भी। माइनर ने बाद में कहा कि ये एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है और मॉर्गेजी ने कहा कि ठीक है, तू मुझे एक काम कर, मेरे 8,000 रुपए दे और तूने जो भी अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास मॉर्गेज रखी थी मैं वो तुझे रिलीज कर दूंगा। रूल कहता है इट वॉज हेल्ड दैट the agreement with the minor was void ab initio and the question of refunding money does not arise। इसका मतलब आप क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन अटका इस कॉन्ट्रैक्ट में, ऑब्वियसली सामने वाला जिसने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आप समझ सकते हैं यहां पर माइनर जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, बिकॉज ओनली फैक्ट इज कि माइनर ने भले ही झूठ बोला हो कि मैं मेजर हूं, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने उसको पैसे दे दिया, तो याद रखना माइनर इज नॉट एलिजिबल टू पे यू। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? यहां पर लेकिन ये उल्टा है जो आपको एक शॉकिंग लगेगा। माइनर कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट अगेंस्ट द अदर पार्टी इफ ही हैज कैरिड आउट द ऑब्लिगेशन। इतना खतरनाक लॉ है माइनर के रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि लेट अस से उल्टा चलते हैं, अगर आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी और माइनर से पैसे लिए थे, तो गाइज कॉन्ट्रैक्ट में माइनर आपको एनफोर्स कर सकता है आपको ऑब्लिगेशन फुलफिल करने का। मतलब कल जाकर आप माइनर को पैसे नहीं दोगे ये कहकर कि माइनर तेरे साथ तो एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो है तो अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, ये गलत है। माइनर आपसे पैसे ले सकता है लेकिन आप माइनर से पैसे नहीं ले सकते। याद रखना, ये आप माइनर को कंपेल नहीं कर सकते कि तू तेरा ऑब्लिगेशन फुलफिल कर, लेकिन माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो माइनर आपको कंपेल कर सकता है टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। क्लियर है? Sure about this? The second is no ratification after attaining majority. Yes,
नो रैटिफिकेशन अलाउड। अब नो रैटिफिकेशन का मतलब है, लेट अस से जब एक व्यक्ति माइनर था तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, और अब जब वो मेजर हो चुका है तो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर रहा है। रैटिफाई मतलब एक तरह से रिकन्फर्म कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, जब मैं माइनर था तब तो ये एग्रीमेंट वॉइड था, अब तो मैं लेकिन 18 साल का हो चुका हूं, तो मैं पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है उसे एक तरह से रिकन्फर्म करता हूं, रैटिफाई करता हूं, और अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। गलत, ऐसा नहीं हो सकता। सो अ माइनर कैन नॉट रैटिफाई द एग्रीमेंट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट वॉज वैसे भी वॉइड, और जो चीज वॉइड है उसे कैसे रिकन्फर्म किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेंगे। मिस्टर एक्स अ माइनर मेक्स अ प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई। Now, when attaining majority, he cannot ratify that, and if he makes a new promissory note in place of old term, यहाँ पर the old new promissory note which he has executed after attaining majority will also be considered as void. मतलब एक तरह से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिकन्फर्म करना will not make sense. आप मेजर हो जाए उसके बाद आपको एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। नाउ इफ यू सी द थर्ड वन, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड नथिंग कैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। मतलब तो यही हो गया कि माइनर विल नॉट बी लाइबल टू यू, बट आप माइनर को लाइबल रहेंगे। पीछे हमने देखा है, अ माइनर इज and can be sued upon by him because even though he is incompetent to contract may yet take the benefit. Clear है? A minor cannot become a partner in a partnership firm. Another point, however, he may with the consent of all the partners can only be admitted for the benefits of firm. बेनिफिट्स ऑफ फर्म का मतलब एक तरह से माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए बन सकता है। इसका मतलब यह है कि माइनर जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट का शेयर तो लेगा, लेकिन लॉस का शेयर वो नहीं लेगा। क्लियर है एवरीबडी? फोर्थ, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। और आपको तो मालूम है प्लीड माइनॉरिटी का मतलब है वो ये अपने डिफेंस में कि मैं माइनर हूं और आप मेरे पे एनफोर्स नहीं कर सकते, ये वो कर कर ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट से बच सकता है। सो अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन व्हेन ही हैज टेकन अ लोन और एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग दैट ही वाज अ मेजर। इसका मतलब भले ही माइनर ने आपको झूठ बोला हो कि मैं मेजर हूं और आपने उसके बोलने पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, फिर भी वो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने से बच सकता है, ये कहकर कि पोपट पोपट मैं तो माइनर हूं। Sure about this? Rule of estoppel cannot be applied against the minor. It means he can be allowed to plead his minority in defense. मतलब लॉ ने एक तरह से सामने वाली पार्टी पर पूरे ऑब्लिगेशंस डाले हैं कि ये हमें देखना है, हमें एक बार रीचेक करना है कि क्या सामने वाला सच में माइनर तो नहीं है, क्योंकि अगर उसने झूठ भी बोला है और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप अटक जाएंगे। Sure about this? Now the important point is liability for necessaries. मतलब अगर आपने माइनर के एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उसकी जो भी नेसेसिटी है, अगर नेसेसिटी के लिए खर्च करा है तो याद रखना माइनर खुद तो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, लेकिन हां उसके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी लाइबल होगी, आपको पेमेंट मिलेगा सब्जेक्ट टू आपने जो खर्च किया या कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उसकी नेसेसरीज के लिए हो। श्योर अबाउट दिस? पक्का? यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि टू मेक श्योर कि हम माइनर की प्रॉपर्टी को लाइबल ठहराएं, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपने उसकी नेसेसिटी के लिए खर्च किया है, आपने उसकी नेसेसिटी के लिए खर्च किया और वो उसके पास नहीं था, द माइनर हैज नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज नेसेसरीज, और आपने उसकी नेसेसिटी के लिए खर्च किया है, एंड तो फिर अगेन आई एम टेलिंग यू, आप उसको तो लाइबल नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को लाइबल करवा सकते हो। नाउ नेसेसरीज मीन्स दोज थिंग्स दैट आर एसेंशियली नीडेड बाय अ माइनर। Expenses on minor's education, on funeral, come within the scope of necessities. The whole question turns on minor status in life. Utility rather than such ornaments is the criteria. इसका मतलब ये है कि डिपेंड करता है किसके लिए क्या नेसेसिटी है।
आपके लिए लेट अस से फॉर एग्जांपल एसी में नॉट बी नेसेसिटी, मेरे लिए नेसेसिटी है। आप किसी के लिए कार में नॉट बी नेसेसिटी, मेरे लिए नेसेसिटी है। बात यहां पर यह है कि अगर माइनर के पास कोई ऐसी चीज है जो उसकी नेसेसिटी है और वो उसके पास पहले से सफिशिएंट सप्लाई में नहीं था, और अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया जहां पर आप उसे उसकी नेसेसिटी सप्लाई करते हो, तो भैया अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी आपका पैसा बनता है आपको वो मिलेगा, वैलिड है। लेकिन याद रखना, आप माइनर को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते। आपको उसके नाम पे प्रॉपर्टी है तो उसमें से आप उसका पैसा, अपना पैसा ले सकते हो। क्लियर है? अब जबकि माइनर है, चलो माइनर को तो हम लायबल नहीं ठहरा सकते, लेकिन व्हाट अबाउट गार्डियन? व्हाट अबाउट गार्डियन? और गार्डियन आप समझते हैं, जब तक कोई व्यक्ति माइनर होता है, गार्डियन उसके सारे डिसीजंस लेता है, गार्डियन के पास होता है उस माइनर के नाम की जो भी प्रॉपर्टीज है, ही एक्ट्स लाइक अ ट्रस्टी टू इट। सो रोहित कहता है क्या अगर माइनर कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है और कोई ऑब्लिगेशन होता है तो माना कि माइनर लायबल नहीं होगा, लेकिन क्या गार्डियन लायबल होगा उसके माइनर के बिहाफ के लिए? तो रूल कहता है कि where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of minor, there will be a valid contract which the minor can enforce. क्लियर है? यहां पर हम एक एग्जांपल देखेंगे, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आर नॉट वैलिड। आपने जस्ट बिकॉज की गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो माइनर पे लायबल रहेगा, ऐसा नहीं है। ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वैलिड जो माइनर के बेनिफिट के लिए हो। जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, गार्डियन ऑफ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जो माइनर होता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और अब जबकि वो माइनर है उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज एक गार्डियन के नाम रख दी। अब गार्डियन को मालूम है, माइनर में तो अक्ल नहीं है, उसको मालूम नहीं है सही गलत क्या है, क्या डिसीजन लेना है, और वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और माइनर के नाम पर सारी ही प्रॉपर्टीज को बेच देगा। तो याद रखना है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो गार्डियन करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर वो वैलिड नहीं होता। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्डियन व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट with the sanction of court for the sale of minor's property may be enforced by other party to the contract। जैसे यहाँ पर बोला गया है, लेकिन हाँ अगर आप कोर्ट से परमिशन लाते हो और कोर्ट ने भी आपको ये परमिशन दी है कि हाँ आप माइनर की जो प्रॉपर्टी है उसके बेनिफिट के लिए और आप वो बेच रहे हो, अगर आपके पास सारे वैलिड परमिशंस है, देन ऑब्वियसली सच कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी वैलिड। क्लियर है? नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि ठीक है भाई, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, गलती हो गई, अब माइनर तो पैसे दे नहीं रहा क्योंकि माइनर को हम उसके ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते, तो लोग कहते हैं काम करते हैं माइनर से काम करवा लेते हैं। याद रखिए, भले ही माइनर आपको पैसे के लिए लायबल नहीं है, लेकिन आप उससे काम भी नहीं करवा सकते। सो माइनर्स एग्रीमेंट बीन एब्सोल्युटली वॉइड, देयर कैन बी नो क्वेश्चन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट। क्लियर है? और याद रखना, जबकि ऑब्वियसली माइनर से आप पैसे नहीं ले सकते, तो आप माइनर को कैसे इंसॉल्वेंट ठहरा सकते हो? सो माइनर कैन नेवर बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एज वैसे भी इज नॉट इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड ड्यूज आर पेबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर एंड ही इज नॉट पर्सनली लायबल, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। पार्टनरशिप का भी मैंने पीछे देखा, माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, लेकिन हमें मालूम है कि एज पर सेक्शन 30 ही कैन बी ओनली एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है प्रॉफिट में ही कैन टेक अ शेयर, बट लॉसेस में वो शेयर नहीं करेगा। श्योर अबाउट दिस? अ माइनर कैन बी एन एजेंट ऑल्सो। याद रखना, a minor can be an agent also but he will not be liable to his principal for his acts। मतलब ऑब्वियसली कल जाकर आप माइनर को एज एन एजेंट रख सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि अगर वो आउटसाइड अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में चला गया तो फिर प्रिंसिपल को ही दिक्कत होगी। सो इट इज इन योर इंटरेस्ट कि आप कभी भी एजेंट जो है वो माइनर ना रखें, बिकॉज अगर वो माइनर है और वो अपनी अपनी लिमिट्स के बाहर जाता है, अपने स्कोप के बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर प्रिंसिपल फालतू में अटक जाएगा, वो एजेंट को लायबल नहीं करवा पाएगा। अ माइनर कैन ऑल्सो ड्रॉ, डिलीवर, एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। इतना याद रखना है। अ माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियंस। मतलब कल जाकर ऐसा ना हो जाए कि माइनर कोई ना कोई कुछ किसी ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है और बाद में अपने पेरेंट्स को लायबल करवा दे। सो इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एन इन्फेंट इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट्स और गार्डियंस इवन फॉर हिज नेसेसरीज, द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स। क्लियर है?
कल जाकर अगर माइनर और उसके गार्डियन ने साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया तो इन सच केस द अडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन नॉट माइनर. सो व्हेन देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर्स जिसमें से एक माइनर था, इट वाज हेल्ड कि जो वेंडर है वो ऑब्वियसली किससे पैसे लेगा, जिसने जो मेजर था साथ में उसी से ही पैसे लिए जाएंगे. श्योर अबाउट दिस. तो यहां पर आप देख सकते हैं इट वॉज हेल्ड दैट my vendor would enforce the contract against the major जिसने परचेज किया है एंड नॉट द माइनर. तो अगर भले ही एक मेजर और माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हो, सामने वाली पार्टी किससे ऑब्लिगेशन एक्सपेक्ट कर सकती है? ओनली मेजर से. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस. Surety for minor. So in a contract of guarantee, when the adult stands as a surety for a minor, then the adult is liable to the third party because there is no contract between surety and third party. ये हमने गारंटी और इंडेमनिटी पर स्पेसिफिक एक सेपरेट पार्ट्स बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं जो यूट्यूब पर अपलोडेड है. अगर आपको स्पेसिफिकली गारंटी के रिलेटेड और भी सारी चीजें देखनी है तो आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें. तो नेक्स्ट इज माइनर एज अ शेयर होल्डर. क्या माइनर कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है? तो अगेन बात तो सेम है कि जबकि वो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इट इज बट ऑब्वियस कि वो शेयर होल्डर नहीं बन सकता. और रूल कहता है अगर बाय मिस्टेक, समझ लीजिए किसी को पता ना चला और वो मेंबर बन भी गया, तो जिस दिन कंपनी के ध्यान में आएगा कि अरे ये तो शेयर होल्डर है और ये माइनर है, कंपनी तुरंत ये ट्रांजैक्शन को कैंसिल करेगी और उसका नाम रजिस्टर से हटा देगी. लेकिन रूल कहता है अ माइनर बाय एक्टिंग थ्रू अ लॉफुल गार्डियन कैन बिकम अ shareholder by transfer or transmission only of fully paid up shares. I repeat, only of fully paid up shares, because fully paid up shares में अब वैसे भी shareholder is not liable to pay anything to the company. So the moral of the story is, if it is a partly paid share or if something is unpaid, a minor can never be admitted as a shareholder in the company. और अगर वो हो भी जाता है और बाद में पता चलता है तो उसका नाम तुरंत निकाला जाएगा. लेकिन अगर वो fully paid up shares है, I repeat, fully paid up shares है, तो a minor can become a shareholder in the company. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स. सो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, समथिंग जिसमें आपने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को डैमेज या हार्म पहुंचाया है. सो माइनर इज लाइबल इन टॉर्ट अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर ब्रीच है तो ठीक, वरना नहीं चलेगा. 10 वेर एग्जाम्पल ले लेंगे. अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग. Only he was liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on to a friend. मतलब obviously आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उससे अगर किसी थर्ड पार्टी को भी नुकसान पहुंच रहा है तो फिर आप लाइबल रहोगे. तो यहां तक सारे माइनर के पॉइंट्स हमने समझे. अब एकदम फटाक से समझ लेंगे व्हाट अबाउट अनसाउंड माइंड. तो अनसाउंड माइंड का अगर हम समझेंगे तो पहले हमने देखा था सेक्शन 11 में कि माइनर ही कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ओनली मेजर कर सकता है. और अब हम सेक्शन 12 में देख रहे हैं पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसे पता है, उसकी जजमेंट बहुत रैशनल है, उसे पता है कि उसे क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा. सो पेशेंट इन अ लुनाटिक असाइलम, मतलब पागल खाने में अगर वो है, या तो फिर इंटरवल्स में भले ही वो साउंड माइंड का है लेकिन बीच बीच में वो पागल हो जाता है, तो रूल कहता है जब वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है तब अगर आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड अब इनिशियो रहेंगे. यहां पर मैंने क्लियरली कहा है अ पर्सन जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, मतलब नॉर्मली तो वो पागल है, लुनाटिक है, लेकिन ओकेजनली अगर वो साउंड माइंड का होता है और वो तब अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा. ठीक उसी तरह से अगर वो यूजुअली साउंड माइंड का है लेकिन बीच बीच में उसे झटके आते हैं, बीच बीच में वो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड की तरह बिहेव करता है, और अगर आपने वो जब वो अनसाउंड माइंड स्टेटमेंट था तब कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. इसका मतलब ये क्लियर हो गया अब आपको कि जब भी वो अपने साउंड स्टेट ऑफ माइंड में हो, अगर आपने तब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड. अगर वो अपने अनसाउंड माइंड में है और आपने तब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड. क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई. द थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्संस. नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे बिसाइड माइनर एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड देयर आर आल्सो अदर पर्संस हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग partially or fully so that the contract by certain persons are void. मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ टाइम बीन के लिए कुछ अलग लॉ के तहत हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड void हो जाए. जैसे पॉलिटिकल स्टेटस
लीगल स्टेटस या कॉर्पोरेट स्टेटस के पर्सपेक्टिव से बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो कंसर्न पर्सन जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो फॉरेन सोवेनियर्स और एम्बेसडर्स जो होते हैं, या एलियन एनिमी मतलब ऐसे देश का रेसिडेंट जिस देश के साथ अभी हमारे देश के झगड़े चल रहे हैं, या कन्विक्स मतलब कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, या अगर टाइम बीन के लिए वो इंसॉल्वेंट है, ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं किया जा सकता, और अगर आपने किया है तो इट विल बी वॉइड अब इनिशियो। श्योर अबाउट दिस। तो यहां पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको सारी बातें समझ में आई कि किससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है और किससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। श्योर अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।